नमस्कार, कल का बाजार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र, जबकि भारतीय बाजारों में आज शुरुआत तो एक गैप डाउन देखने को मिली, लेकिन लोअर लेवल से एक बहुत ही स्ट्रांग पुल बैक मार्केट ने दिखाया और उस पुल बैक के बाद एक सीमित दायरे के अंदर कामकाज पूरे दिन होता रहा, जहां पे सेकंड हाफ तक आते आते फिर से बिकवाली बढ़ी, लेकिन लास्ट आवर में बिकवाली वापस तेजी में बदली और दिन की ऊपरी स्तरों के आसपास कहीं जाकर फ्लैटिश टोन पे मार्केट फिर से बंद होते हुए दिखाई पड़े। तो एक सीमित दायरे का वोलेटाइल सेशन आज के सत्र में देखने को मिला, जबकि निफ्टी बैंक फ्लैट टू पॉजिटिव टोन के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन आज के लिए जो की थे वो थे मिड कैप और स्मॉल कैप। आप मिड कैप इंडेक्स में नजर डालेंगे, स्मॉल कैप इंडेक्स में नजर डालेंगे तो वहां पे ज्यादा एक्शन दिखाई पड़ेगा। मिड कैप इंडेक्स 1/4% ऊपर और स्मॉल कैप इंडेक्स ½ ऊपर जाकर बंद हुए और डे हाई के आसपास दोनों ही इंडिसेस जाकर बंद हुए, जो कि इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ दिखाता है मार्केट्स की। तो उस लिहाज से भी आपको नजर रखनी होगी। बाकी आगे हम अपने जानकारों से भी बातचीत करेंगे। दो आंकड़े जो कि भारतीय बाजार बंद होने के बाद आए, उसमें एक था FIDI का फिगर, जहां पर FIs की तरफ से आज फिर बिकवाली रही, करीब 138 करोड़ रुपए के आसपास ही बिकवाली और रफली 700 करोड़ रुपए के आसपास ही खरीदारी देखने को मिली DIs की तरफ से। इसके अलावा दो और इकोनॉमिक आंकड़े आए, जिसमें एक CPI का नंबर और एक IIP का नंबर। ये दो और नंबर्स आए जिस पर आपको कल के लिहाज से नजर रखनी होगी। CPI के नंबर्स की अगर बात की जाए तो एक अनुमान था 0.8% के आसपास के नेगेटिव आंकड़ा आने का, जबकि आया करीब 4-4.5% के आसपास का नेगेटिव नंबर। ये मंथ टू मंथ बेसिस पे नंबर है। 6.77% से घट के 5.88% के आसपास का एक आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ा। तो महंगाई में मंथ टू मंथ बेसिस पे थोड़ी सी कमी आपको दिखाई पड़ेगी, लेकिन IIP पॉजिटिव से नेगेटिव ट्रेजेक्टरी के अंदर मूव करता हुआ दिखाई पड़ा है। चलिए, इन आंकड़ों के परिवेश में आज के जानकार से हम बातचीत करते हैं, मानस जायसवाल, और आपके सवालों के जवाब भी उन्हीं से लेते हैं। मानस जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मार्केट्स को लेकर आपका रुख रवैया क्या है, क्योंकि आज एक सीमित दायरे में कामकाज जरूर रहा, लेकिन कोई भी बिकवाली को बाजार ने जरूर खरीदारी में कन्वर्ट किया और मिड कैप स्मॉल कैप में आज एक अच्छी बाइंग अक्रॉस द बोर्ड देखने को मिल भी रही थी। तो क्या व्यू है मार्केट्स को लेकर, क्या करें निफ्टी बैंक निफ्टी में? नमस्कार सुमित जी। तो देखिए, जो अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड में कहीं ना कहीं एक रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो तो फ्राइडे के सेशन में, इंटरडे सेशन में निफ्टी ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया था। आज लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट जरूर आया है, लेकिन हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि उसका रीजन एक ये है कि वीकली चार्ट पे अगर आप जाएंगे तो पिछले हफ्ते निफ्टी ने एक डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बनाया है और ये डार्क क्लाउड कवर पैटर्न एक स्मार्ट रैली के बाद 16,700 से लेकर 18,800 की रैली के बाद बना है। तो शायद हमें हाई लेवल पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। निफ्टी को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है हाई लेवल पे सस्टेन होने में, इसलिए थोड़ा कॉशियस रहिए। मेरा समझना ये है कि अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप बने रह सकते हैं, लेकिन एक स्टिक स्टॉप लॉस लगाइए 18,300 का। अगर उसके नीचे निफ्टी जाएगा तो आपको निकलना पड़ेगा, और अब खरीदारी तभी करेंगे जब 18,600 के लेवल्स ब्रेक होंगे। 18,300 के नीचे निकलने की कोशिश और 18,600 के ऊपर आप नई बाइंग इनिशिएट करेंगे। कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक स्टांस सो फार आप ये मैनेज कर सकते हैं। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं यूपी बाराबंकी से संजय गुप्ता साहब। गुप्ता जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्ते भाई। मेरे भाई ये टाटा पावर पड़े हुए 500 248 के भाव पे, और मेरा 1 साल का व्यू है। ओके, मानस, इनके पास टाटा पावर के शेयर हैं 500, 248 रुपए पर शेयर का इनकी खरीदारी का दाम है, 30-31 रुपए पर शेयर का लॉस है। क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे इन्होंने बोला कि ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्होंने पोजीशन बनाई है, तो मेरा समझना है कि बने रहना चाहिए, क्योंकि देखिए टाटा पावर के अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे तो वहां पर आपको कंसोलिडेशन दिखेगा, कोई मेजर ट्रेंड नहीं दिखता है। तो आपको अपने अपने पोजीशन में एक स्टॉप लॉस लगाना है 205 का, 204 का स्टॉप लॉस से आप टाटा पावर में बने रहिए। हाई लेवल पे एक रेजिस्टेंस दिखता है 230 रुपए के आसपास, अगर वो लेवल्स ब्रेक हो जाएंगे तो फिर आपको कम से कम 280-290 का मूव मिल जाएगा। तो हायर लेवल अगर ब्रीच हुए तो 280-290 तक का मूव होगा। आप उसके हिसाब से अपनी रणनीति बनाकर यहां पर चल सकते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अब अगले दर्शक मौजूद हैं, लाभांश शर्मा हैं मुंबई से। शर्मा साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। सर नमस्ते। नमस्कार शर्मा साहब। सर मेरे पास ONGC के 139 रुपीज के प्राइस पे 300 शेयर है अभी। ओके। और मेरा टारगेट है ये मुझे 1200 शेयर करने हैं, जिसके फिर मैं उसका जो डिविडेंड मतलब जो मैं डिवाइड होता है 5 टाइम्स में, तो ये टोटल मेरे शेयर हो जाएंगे बराबर 6,000 के अप्रोक्स हो जाएंगे। ओके, नहीं आप इसको 1200 शेयर इकट्ठा करना चाहते हैं, राइट? हाँ, अभी मेरा है जो करंट का 12 शेयर इकट्ठे करना चाहता हूँ। ओके, और उसके बाद आप इसका डिविडेंड खाना चाहते हैं, राइट? जी जी जी। ओके, तो डिविडेंड यील्ड के लिहाज से तो सर कोल इंडिया ज्यादा बेटर आपको दिखाई पड़ेगा।
अगर आप पीएसयू में ढूंढ रहे हैं तो ओएनजीसी क्यों? ओएनजीसी मैंने अभी लास्ट टाइम जो परचेज किया हुआ है तो उसका जो पी रेशियो है वो भी काफी कम चल रहा है, 3 के अप्रॉक्स चल रहा है। सर आमतौर पे किसी पीएसयू का पी रेशियो कम ही होता है किसी प्राइवेट कंपनी कंपैरिजन में, इसीलिए एक्सप्लोरेशन कंपनी का सबसे कम पी आपको इसका दिखाई पड़ेगा। बहरहाल हम एक बारी राय भी ले लेते हैं मानस की। मानस, ओएनजीसी के 300 शेयर हैं, टारगेट है 1200 शेयर इकट्ठे करने का और फिर उसका डिविडेंड खाने का। क्या रणनीति सही है? और दूसरा, क्या टारगेट्स, क्या स्टॉप लॉस मेंटेन करें? देखिए, डिविडेंड के लिए मैं समझता हूँ कि आप ज्यादा सही पर्सन है बताने के लिए कि किस स्टॉक को अकुमुलेट करना चाहिए जहां पर आपको डिविडेंड यील्ड ज्यादा अच्छी मिलेगी। तो उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा। टेक्निकली अगर देखें तो कहीं ना कहीं मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे ओएनजीसी पे रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं। अभी कुछ मंथ पहले स्टॉक ने अपने 200 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था और फिर वहां से हाई टॉप हायर बॉटम बनाना शुरू किया है। तो टेक्निकली पैटर्न स्ट्रांग लगता है। पहला टारगेट अगर हम बात करें तो 161 163 की रेंज में आता है, 161 163 की रेंज में आता है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसको ब्रीच करके 175 180 की रेंज में स्टॉक जाने की कोशिश करे। तो आप अपनी पोजीशन बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉसेज आपको 135 रुपए के नीचे लगाने पड़ेंगे। 135 के नीचे का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे। कुछ सरकारी कंपनियां जिनकी हाई डिविडेंड यील्ड है उनके अगर आप नाम जानना चाह रहे हैं तो आरईसी, नाल्को, कोल इंडिया, गेल, हुडको, ऑयल इंडिया, ये कुछ 5 बड़े नाम हैं जिनकी हायर डिविडेंड यील्ड है। लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा सर, कमोडिटी बेस्ड कंपनीज की डिविडेंड यील्ड कमोडिटी साइकिल के हिसाब से बदलती रहती है, तो उस चीज को आप जरूर आधार मान के अपने निवेश को निवेश करिएगा। रिखिल साधु हमारे साथ मौजूद हैं अहमदाबाद से बातचीत करने के लिए। साधु साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर। हाँ, मेरा सवाल ये था कि मेरे पास अदानी पावर के 100 शेयर है, 56.25 के रेट से जी, तो अभी क्या होल्ड करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए? साधु साहब ऑलरेडी 3 गुना नहीं शायद 6 गुना के आसपास आपका मुनाफा पहुंच चुका है, तो हाँ एग्जैक्टली। अभी भी आप उसको बने रहना चाहते हैं और कितना मुनाफे की उम्मीद आप लगा रहे हैं इसमें? अभी वो 443 तक जाके आया है तो मैं सोच रहा हूँ होल्ड करूँ या अभी तक ये लेवल पे शेयर कर दूं। ओके, ऐसी सिचुएशन से बचने का एक अच्छा तरीका ये होता है साधु साहब कि आप कुछ शेयर निकाल दीजिए एटलीस्ट आपकी कॉस्ट भर के, बाकी फ्री के शेयर उनको आप जब तक चाहें होल्ड कर सकते हैं। लेकिन मानस से हम इसके ऊपर जरूर राय लेंगे। मानस, बढ़िया मुनाफा इन्होंने अदानी पावर में बनाया है, 6 गुना हो चुका है इनका मुनाफा। अभी मुनाफे की तो वैसे भी कोई कमी नहीं होती, जितना मर्जी आए उतना कम, तो अभी क्या करें? तो देखिए 420 430 तक स्टॉक गया था और वहां से हमें रिवर्सल के साइन चार्ट्स को देखने को मिले, लोअर टॉप लोअर बॉटम बनने लगा। 20 डे मूविंग एवरेज ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ से कट किया है, जो कि स्टॉक के लिए अच्छे संकेत नहीं है। कहीं ना कहीं चार्ट पे स्टॉक अभी भी वीक लगता है और शायद स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज को टच कर सकता है। तो मेरे हिसाब से तो कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करिए। और अब 340 से पहले आपको यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी है, तो उससे पहले से उछाल मिले तो कोशिश करिए कि थोड़ा प्रॉफिट बुक कर ले। 340 इसको ध्यान रखिए, उसके बाद ही आप इसमें कोई नया निवेश करिएगा, लेकिन अपनी पोजीशन में आप बने रहें। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो कॉस्ट भी आपकी निकल जाएगी। राकेश गोयल हमारे साथ मौजूद हैं फरीदाबाद से बातचीत करने के लिए। गोयल साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। जी नमस्कार सर, मेरे पास लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के 222 शेयर हैं और 498 के रेट पे मेरी एवरेज है। ओके, और कितना समय से आप और दे सकते हैं? तो सर इसको 1 साल के करीब तो हो ही गया मेरे को रखे हुए, तो अभी क्या करें, रखना चाहिए या किसी और में डाइवर्ट कर देना चाहिए? ओके, मानस, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स पहले 2 क्वार्टर के नंबर बहुत अच्छे, जिसके बाद शेयर चला और वहां इनकी खरीदारी है। अभी ये क्या करें? 200 रुपए पर शेयर घाटा है, यहाँ लॉस बुक करना ठीक रहेगा इनके लिए, नहीं रहेगा? क्या करें, ऑलरेडी बहुत समय दे चुके हैं। तो देखिए, पहला काम करना है, एक स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। तो 284 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अगर उसके नीचे जाएगा तो आपको शायद 40-50 रुपए का डाउन साइड और देखने को मिलेगा। इसलिए पहला काम करना है 284 का स्टॉप लॉस रखना है। उससे पहले अगर कोई बाउंस बैक देखने को मिले और 320 330 की रेंज में स्टॉक जाने की कोशिश करे तो वहां पर एक बार एग्जिट करने की कोशिश करिए और फ्रेश खरीदारी 350 रुपए के ऊपर ही करेंगे। तो आपको स्टॉप लॉसेस बताए गए हैं, आप उनको फॉलो करिए और अकॉर्डिंगली यहाँ पे नजर रखिएगा। बस 1-2 क्वार्टर के नंबर जरूर देख लीजिए, क्या पता कोई फेरबदल और स्टॉक में मूव आता हुआ दिखाई पड़े। राज पारिक हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई से बातचीत करने के लिए। राज साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार राज साहब। नमस्कार जी, सवाल पूछिए। सर मेरे पास 500 बातें ली है 1600 के भाव में। और कितना समय से अभी और दे सकते हैं आप? 1 आध साल। 1 आध साल।
मानस, देश की दूसरी सबसे बड़ी फुटवेयर कंपनी बाटा के शेयर हैं इनके पास, करीब करीब 500-1600 रुपए के दाम पर खरीदारी है। रफली 1670 का मौजूदा स्तर है, 70 रुपए पर शेयर का मुनाफा है। इस समय दे सकते हैं 1 साल का, क्या करना चाहिए ना? तो अगर 1 साल का समय दे सकते हैं तो बिल्कुल बने रहने की का रिकमेंडेशन रहेगा। देखिए, एक रेंज है, अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट पे जाएंगे तो ऊपर 2250 के आसपास और नीचे की तरफ 1550 के आसपास। तो 1550 एक सपोर्ट लगता है, तो उसके आसपास आ गया है। मेरा समझना है कि एक मीनिंगफुल बाउंस बैक बिल्कुल देखने को मिल सकता है। शायद इसमें थोड़ा समय लगेगा, कंसोलिडेशन के बाद एक नेक्स्ट मूव स्टार्ट होगा, तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जब लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। जब तक 1500 रुपए के ऊपर ट्रेड करता रहे, घबराने की जरूरत नहीं है। बाउंस बैक जब देखने को मिलेगा तब शायद आपको 1875 से लेकर 1900 तक के भाव तो देखने को जरूर मिल जाएंगे। तो बाउंस बैक 1900 तक ले जा सकता है। जब तक 1500 के ऊपर है तब तक एटलीस्ट घबराने की कोई बात नहीं है, उसके हिसाब से आप रणनीति बना सकते हैं। अगले दर्शक से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ नरेंद्र मौजूद हैं जयपुर से बातचीत करने के लिए। नरेंद्र साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार नरेंद्र जी। सर नमस्कार, मैं सर सीआरपीएफ में हूँ जी। और सर मेरे पास डीमार्ट के शेयर है सर 125। ओके और सर मेरी जो बाइंग रेट है सर वो 3350 है। ओके, तो नरेंद्र जी आप समय दे सकते हैं अभी इसको? और सर मेरी बेटी सर 6 ईयर ओल्ड है अभी, हाँ, और मैं सर उसके 21 ईयर तक उसको टाइम दे सकता हूँ। तो सर मेरे को बहुत अच्छी से राय दीजिए सर, फोर्स में हूँ मैं। और नरेंद्र जी आपने सिर्फ डीमार्ट में निवेश किया है या डीमार्ट आपके निवेश में से कोई एक स्टॉक है? नहीं सर, मेरे पास बाकी स्टॉक्स भी है, लेकिन डीमार्ट मेरा स्पेशल स्टॉक्स है सर। एचडीएफसी लाइफ भी है मेरे पास, 500 क्वांटिटी है सर। जी। नरेंद्र जी, आमतौर पे जब आप किसी बड़े सीरियस गोल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो हमेशा लीडर का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि उनकी एटलीस्ट पैसा खोने की कैपेसिटी कम होती है, कैपिटल प्रोटेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आपने ऑलरेडी 2 लीडर के नाम ले लिए, इंश्योरेंस से एचडीएफसी लाइफ और रिटेल से एवेन्यू सुपरमार्ट। कंपनियों की क्वालिटी में कोई इशू नहीं है। अब रही बात लेवल्स और टारगेट्स की, आप ऑलरेडी मुनाफे में हैं, आपके पास टाइम भी है, तो उसके ऊपर राय हम मानस से ले लेते हैं। मानस, डी मार्ट देश की सबसे बड़ी रिटेलर्स में से एक, 3350 रुपए के दाम पर खरीदारी है। खरीदारी का दाम ठीक है, 4000 रुपये के आसपास पहुंच गया है। ये समय दे सकते हैं करीब 15-20 साल, क्या करें ये? देखिए, स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम टेक्निकली बात करें तो स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। 3800 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लगता है। शायद थोड़े कंसोलिडेशन के बाद जब 4200 के लेवल्स ब्रेक होंगे तब एक नया मूव शुरू होगा, जिसमें पहले तो 4900 और उसके बाद शायद 5400 तक के भाव भी देखने को डीमार्ट में मिल जाएंगे। तो ये एक नजरिया है आने वाले, अगर हम बात करें तो करीब 6 से 8 महीने का। तो बहुत बड़ा 10 से 15 साल का अगर व्यू चाहिए तो आई थिंक बेटर आइडिया है कि आप फंडामेंटल्स के थ्रू स्टॉक को देखें, वो बेहतर स्ट्रेटजी रहेगी। और एक चीज बस मैं मेंशन करूंगा, क्योंकि जिस पर्पस से इन्होंने बताया है कि इन्होंने निवेश किया है, उस पर्पस से आई थिंक थोड़े और सेफ स्टॉक में निवेश करना ज्यादा अच्छा तरीका है। क्योंकि डीमार्ट में हमने वोलेटिलिटी बहुत बार देखी है, 5800 भी देखा है और नीचे की तरफ 3200 भी बहुत ही कम समय में 1 साल के अंदर देखा है। तो वोलेटिलिटी बनी रहती है। तो और जिस पर्पस के लिए इन्होंने निवेश किया है उसमें थोड़े से स्टेबल और ऐसे स्टॉक लेने चाहिए जहां जो हैवी वेट्स हो और अच्छे परफॉर्म कर रहे हो आप पिछले 15 से 20 साल में। जी, तो बेटर है जब आप किसी बड़े पर्पस के लिए जाते हैं तो सेफेस्ट स्टॉक्स के साथ जाइए। सेफेस्ट होते हैं कंपनियों के लीडर्स, हर सेक्टर का लीडर चुनाव कर लीजिए, वो सबसे सेफेस्ट स्टॉक के तौर पे माने जाते हैं। एटलीस्ट आप उनको देख सकते हैं। सनोज कुमार माफ कीजिएगा, हमारे साथ बिहार से मौजूद हैं। कुमार साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। जी सर नमस्कार। नमस्कार कुमार साहब। सर मेरा सवाल ये है कि 120 शेयर में लिया हूँ अडानी विल्मर का 674 रुपए का। तो इसका सर होल्ड करें कि सेल कर दे? अभी लॉस में सर चल रहे हैं हम। तो आपने वैसे क्या समय रखा है कुमार साहब? जी कितना समय से और दे सकते हैं वैसे आप? सर ऐसे तो सोच रहे हैं कि 6 महीने साल भर रखने के लिए। ओके। मानस, आमतौर पे 580 के जोन से घूम जाता है और रीसेंट कंसोलिडेशन में काफी गिरावट आ भी चुकी है। नजरिया है इनके पास 6 महीने का, क्या करें? इनके दाम से बहुत ज्यादा नीचे नहीं है अडानी विल्मर, क्या करना चाहिए? तो मैं इनको बोलूंगा कि चांस लेना चाहिए, बने रहना चाहिए। 600 के आसपास स्टॉक का 200 मूविंग एवरेज है, और जो पूरा रेंज है 580 तक, 600 रुपए से लेकर 580 तक, ये इसमें यहाँ पर आपको मल्टीपल सपोर्ट दिखते हैं चार्ट्स पे। तो 580 रुपए का स्टॉप लॉस काफी सेफ स्टॉप लॉस रहेगा। तो 580 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, बने रहिए। कंसोलिडेशन के बाद अगर हमें ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट देखने को मिला और 660 के ऊपर स्टॉक निकला, तब तो आपको 800 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे।
तो बने रहने की सलाह रहेगी, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 580 रुपए के नीचे जरूर लगाएं। 580 स्टॉप लॉस, पोजीशन में बने रहें। अगर मूव बढ़िया रहा तो 700-800 तक की चाल भी आ सकती है। किशोर मौजूद है औरंगाबाद से। किशोर जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार। हेलो जी किशोर जी, सवाल पूछिए। मेरे पास सर अनुपम रसायन के 1640 शेयर है 772 के पे। ओके, और कितना समय और दे सकते हैं आप इसे? 3 महीने सर। 3 महीने। मानस, हाल की लिस्टिंग है तो बहुत ज्यादा शायद चार्ट्स ना हो, लेकिन 715 का मौजूदा स्तर, 54-55 रुपए पर शेयर घाटा। क्या करना चाहिए अनुपम रसायन में? काफी लंबे समय से, पिछले करीब अगर आप 5 मंथ का डेटा ले लेंगे तो एक कंसोलिडेशन दिख रहा है, जहां पर स्टॉक 700 रुपए के आसपास सपोर्ट लेता है और ऊपर की तरफ 825 के आसपास रेजिस्टेंस फेस करता है। तो इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। कोई मेजर ट्रेंड मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे दिखता नहीं है, इसलिए मैं केवल इतना एडवाइस करूंगा कि 699 का स्टॉप लॉस याद रखिए। उसके नीचे अगर जाता है स्टॉक तो आपको अपनी पोजीशन से निकलना पड़ेगा। ऊपर की तरफ जो ब्रेकआउट लेवल है वो 825 रुपए के ऊपर ही होगा। उससे पहले कोई बाउंस बैक देखने को मिले तो 760, 780 ये एक रेंज है जहां पर एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना या निकलना सही स्ट्रेटजी रहेगी। और फ्रेश खरीदारी केवल 825 रुपए के ऊपर करें। 825 के ऊपर आप फ्रेश खरीदारी करें, अदरवाइज आपको कंसोलिडेशन जो है उसका हिस्सा आप बने हुए हैं ऑलरेडी। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और मानस के साथ एक रैपिड फायर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सवालों को शामिल करेंगे छोटे से ब्रेक के उस बाद। Avance Holding Limited, a globally diversified financial. हालांकि नोटबंदी के बाद ये माना जा रहा था कैश में लेन देन कम हो जाएगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन जिस तरीके से अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ती गई, कैश में लेन देन भी बढ़ता गया और 6 साल में करीब 2 गुना हो गया है और जो 32 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है कैश सर्कुलेशन। तो कैश सर्कुलेशन जब बढ़ रहा है तो ये जानना बेहद ज़रूरी है किन किन हालात में आप कैश में लेन देन कर सकते हैं। कोहली साहब, किन किन हालात में हम लेन देन कर सकते हैं और किन किन हालात में पाबंदी है? बिल्कुल, देखिए यूँ तो 32 लाख करोड़ का कैश इन सर्कुलेशन इस समय अर्थव्यवस्था में है और बहुत नामों से वो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है। पर हम जिन 2 सेक्शंस पे आज ध्यान देना चाह रहे थे उसका नाम है सेक्शन 269SS और 269T। और इन सेक्शंस के अंतर्गत लक्ष्मण पेनल्टी लगती है। अच्छा। अगर आप कैश 20,000 से ऊपर कैश लेन देन करते हैं तो पेनल्टी लगती है। होता क्या है कि आपने किसी को लोन दे दिया, किसी ने पैसा मांगा, भाई मुझे 40,000 रुपए चाहिए, आपने कैश निकाला घर से दे दिया, या आपने किसी के पास जमा कर दिया, ये मेरा रख लीजिए, ये मेरा डिपॉजिट समझ के रख लीजिए, जब जरूरत होगी आपसे ले लूंगा वगैरह वगैरह। तो इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है आयकर में। अब हम कुछ ऐसे हालात बताते हैं जहां पर ये रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं होती, क्योंकि जिन लोगों को ये पता है वो इसको सारे ट्रांजैक्शंस के लिए समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सबके लिए नहीं है। कुछ और कुछ लोग जो नहीं जानते हैं वो कुछ ऐसी जगह कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हम वो बता देते हैं जहां पर आप कर सकते हैं, तो इसके अलावा बाकी आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले एक पार्टनरशिप फर्म होती है जिसमें अक्सर देखा जाता है 2 या 3 या 4 पार्टनर हैं। तो अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से 20,000 रुपए से ऊपर कैश लेता है किसी भी काम के लिए, मान लीजिए खर्च के लिए या विड्रॉ कर रहा है, तो वो इस एक्सेप्शन में गिना जाएगा, यानी कि उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। और एक बहुत ज़रूरी बात लक्ष्मण, जो कि अक्सर देखा जाता है, मैंने देखा कुछ लोग फैमिली के बाहर जा रहे थे, घर में कुछ कैश रखा होता है सभी की ज़रूरत के लिए, वो उठा के अपने पड़ोस में कोई रिश्तेदार रहते थे उनके यहाँ रख के चले गए, भैया रख लो, घर में सेफ नहीं है, आपके यहाँ रख के जा रहे हैं, तो कैश रख के चले गए। अब इसको बोलते हैं कस्टडी। तो अगर आप किसी की कस्टडी में, रिश्तेदार की कस्टडी में कैश रख के जा रहे हैं, तो यहां पर ये 269SS और T की पेनल्टी नहीं लगेगी। इन दोनों हालात में आपको चिंता करने की जरूरत है। बिल्कुल, इन दोनों हालात में चिंता करने की। लेकिन आपने जब रिश्तेदार की बात की तो मुझे ध्यान आया कि कई बार रिश्तेदार में लोग आपस में भी कैश लेन देन करते हैं। बेटा ने दे दिया, दामाद ने दे दिया, बेटी ने दे दिया, या फिर उनको दे दिया पिताजी ने। तो इस तरह कैश लेन देन पर भी क्या पाबंदी है कि नहीं? जी हाँ लक्ष्मण, कुछ कोर्ट की रूलिंग्स आई हैं जिसके अंतर्गत ये एक्सेप्शन सामने आती हैं। और सबसे जो मशहूर और सबसे आम होने वाला जो लेन देन होता है वो होता है पति पत्नी के बीच में। अब पत्नी साहिबा ने मांगा या पति ने कुछ मांगा तो उन्होंने अपना कैश निकाला जेब से और दे दिया 50,000, 60,000, तो पति पत्नी की बात है। तो वहां पर ये नियम अप्लाई। वहां मान लीजिए पति कहने लगे पत्नी से लक्ष्मण कि भाई 269SS में पेनल्टी लग जाएगी, हम तो आपको नहीं देते, तो घर में लड़ाई खड़ी हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है इनकम टैक्स ने इस लड़ाई से बचने के लिए ये 269SS की एक्सेप्शन दी है। इसी तरह आपका पुत्र आपसे पैसे लेके जाता है, 20-30 हज़ार रुपए लेके जाता है, 20,000 से ऊपर ले जाता है, मैं अगर लिमिट की बात करूं, वहां नहीं लगेगा। एक केस ऐसा भी आया लक्ष्मण जहां पर एक दामाद साहब ने
अपने ससुर साहब के बिहाफ पे, या ससुर साहब ने दामाद साहब के बिहाफ पे कोई कैश में प्रॉपर्टी बुक कर दी, उनके बिहाफ पे बुकिंग कर दी, उनसे एक तरह से लोन हो गया, तो वहां पर भी एक्सेप्शन है। तो कहने का मतलब है जहां पर लोन लिया हुआ है, डिपॉजिट है और नजदीक की रिश्तेदारी है, या कोई ऐसे हालात बन रहे हैं कि आप कैश के अलावा और कोई मोड एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते और आप उसको प्रूव कर पाते हैं, तो वहां पर ये एक्सेप्शन बन के सामने आता है। तो बिल्कुल ये सही बात है कि इनकम टैक्स बहुत गहराई में जाकर जांच करता है, लेकिन कम से कम पारिवारिक मामलों में दखल नहीं देता है। बिल्कुल नहीं देता है। एक मुद्दा जिस पर अक्सर सवाल आते रहते हैं वो होता है कि आमदनी आपकी नहीं है फिर भी आपकी आमदनी में जुड़ जाती है दूसरे की आमदनी, जिसको क्लबिंग के नियम हम लोग कहते हैं। तो मेरे दो सवाल इसमें, पहला किन आप देख रहे हैं कल का बाजार और मानस जायसवाल हमारे साथ मौजूद हैं जो कि फटाफट अब आपके सवालों के जवाब देंगे एक रैपिड फायर राउंड के जरिए। तो मानस, जो सबसे पहले सवाल आ रहा है वो है पराग अशर साहब का। इन्होंने 1200 शेयर आरबीएल बैंक के लिए रखे हैं 128 रुपए के दाम पर। ये पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए इसमें, क्या बने रहें या निकल जाए तो कहां पैसा डालें? तो बिल्कुल बने रहिए। देखिए अंडरटोन इसका काफी बुलिश बना हुआ है, हाई टॉप हायर बॉटम्स का ट्रेंड है। 149 के स्टॉप लॉस से बने रहिए 165 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, करुणेश पूछ रहे हैं इनके पास 45 शेयर हैं कैम्स के 2585 रुपए के दाम पर और इनका नजरिया है 3 महीने का, क्या करना चाहिए? मैं स्टॉक का नाम नहीं सुनता। कैम्स ओके, देखिए कैम्प्स में ट्रेंड नेगेटिव लगता है। आई थिंक कोई भी उछाल मिले तो 2300 रुपए के आसपास निकलने की कोशिश करिए और 2400 रुपए से पहले यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी है। जी, विशाल ठकरान साहब का सवाल है, इनके पास एक तो डीमार्ट के शेयर हैं 4080 के और एशियन पेंट्स है 3180 पे, दोनों में छोटी अवधि का नजरिया है, क्या करें? तो देखिए डीमार्ट में बने रहने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस आपको 39 का रखना है। ऊपर की तरफ 4080 के लेवल्स ब्रेक होंगे तब शायद आपको 4320 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। जहां तक बात एशियन पेंट्स की है, पैटर्न नेगेटिव लगता है। अगर 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ तो गिरावट बढ़ेगी, तो 3140 का स्टॉप लॉस जरूर रखें पोजीशन में। इमरान साहब का एक सवाल आया है, इनके पास आइडिया के शेयर हैं 8.5 रुपए के 1000 और टीवीएस मोटर के शेयर हैं 1160 रुपए पर, दोनों में क्या करें? देखिए आइडिया में निकलने की कोशिश करें, जब भी कोई उछाल मिले छोटा मोटा प्रॉफिट बुक कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। टीवीएस मोटर्स में जहां तक बात है यहाँ पर भी बने रहने की सलाह है। कंसोलिडेशन दिखता है, 1000 का स्टॉप लॉस से बने रहिए। 1050 के ऊपर निकलेगा तो 1110 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। ओके, राजीव जी का सवाल आया है, इनके पास 250 शेयर हैं जुबिलेंट फार्मोवा के 510 रुपए के दाम पर, क्या करना चाहिए? 510 रुपए के भाव पे है तो फिर भी बने रहने की कोशिश करें। 370 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहिए। आई थिंक रिकवरी में 550 तक स्टॉक जा सकता है। अनुपम सिंह साहब वाराणसी से पूछ रहे हैं कि इनके पास फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रैवेनकोर फैक्ट के शेयर हैं करीब 137 माफ कीजिए 750 शेयर हैं 137 रुपए के दाम पर, और एक्यूमुलेट करने का जोन क्या रहेगा? बिल्कुल, कभी कोई गिरावट मिले तो यहाँ पर एक्यूमुलेशन करना चाहिए। 144 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। स्टॉक में एक ब्रेकआउट देखने को मिला है लॉन्ग टर्म चार्ट पे, जिसके टारगेट 210 रुपए के आसपास के आते हैं। अच्छा, जाते जाते पीयूष जी का सवाल है, इनके पास बजाज फाइनेंस के 50 शेयर हैं 7000 रुपए के दाम पे और संदीप जी के पास इजी ट्रिप के 50 रुपए के दाम पर शेयर हैं, क्या करें इन दोनों में? तो देखिए बजाज फाइनेंस में तो आई थिंक कभी कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करिए और अब खरीदारी 6900 के पहले बजाज फाइनेंस में नहीं करनी है। इजी ट्रिप की जहां तक बात है, यहाँ पर आप बने रह सकते हैं। 50 रुपए का एक स्टिक स्टॉप लॉस लगाइए, शायद रिकवरी में आपको 65 या 68 रुपए तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मानस हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सभी शेयरों पर बाजार पर अपनी राय रखने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल अब कल का बाजार को ही समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा।